Hello dear student, today we are discussing about second lecture of chemical bonding and molecular structure of class 11th standard। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की, जो कि हमने पिछले लेक्चर में लुईस सिंबल तक पढ़ लिया था इस चैप्टर में। और केमिकल बॉन्डिंग, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में ही बताया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जो आप आगे स्टडी करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो केमिकल बॉन्ड ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर पूरे सिलेबस का एक बेसिक है। जैसे किसी घर की नींव होती है, वैसे ये जान लीजिएगा पूरी केमिस्ट्री की नींव है केमिकल बॉन्डिंग। जब तक आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझेंगे तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कुछ नहीं समझेंगे, इनऑर्गेनिक भी कुछ नहीं समझ में आने वाली है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पर। तो मेनली केमिकल बॉन्ड आर 3 टाइप्स, और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन हम आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो मेन है वो 3 टाइप्स के। आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ओके। सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड एंड तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हमको समझना है, जिसमें से हम इस लेक्चर में जो समझेंगे वो है आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच फॉर्म होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। और मेटल को आपने पढ़ रखा है कि मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इससे ये मालूम चलता है कि कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी जा करके आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बनते हैं। फॉर्म वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम के बीच क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तभी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। विच लूज इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू कैटायन, मीन्स आप समझेंगे कि कोई एक एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस एटम पर एक चार्ज आ जाता है, जिस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। हमेशा प्लस चार्ज को हम कैटायन बोलते हैं। और कैटायन हमेशा क्या होते हैं, मेटल। क्या होते हैं, मेटल, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी होती है, इसलिए वो मेटल कहलाते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आप देखेंगे चेंज इनटू कैटायन, जिसको हम मेटल्स कहेंगे। वेयर एज अनदर एटम विच एक्सेप्ट, अब जो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है मेटल, उसको कोई एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। तो जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा किस में चेंज होगा, एनायंस में। इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू एनायन। तो कहने का मतलब कोई बी एटम है बाय द वे, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस चार्ज रखता है, तो इस चार्ज को कौन कैरी करेगा, बी। ओके, इस वजह से ये बी किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, जिसको हम क्या कहते हैं, एनायन। हमेशा माइनस चार्ज को एनायन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन मेटल। मतलब बी कोई नॉन मेटल ही हो सकता है और ए कोई मेटल हो सकता है, तभी इलेक्ट्रॉन ये देगा और बी क्या होगा, लेगा, जिसके फलस्वरूप इन दोनों के बीच क्या होगी, एक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो प्लस और माइनस आते हैं ये चार्ज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब ऐसी वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कंप्लीट होती है। आ रहा सेकंड नाम सुनिएगा इसका, इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों है, ऐसी वैलेंट मतलब बैलेंसी, मतलब ऐसी बैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कंप्लीट होती हो, इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया और ये इलेक्ट्रॉन लिया गया, जिसकी वजह से प्लस और माइनस हुए, और इस प्लस माइनस के वजह से इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन का वर्क करता है, और ये आपस में नज़दीक आते हैं, क्लोजर आते हैं, कम्स टू क्लोजर, और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक दैट ए बी। यहाँ ए और बी लिया गया तो ए बी के बीच एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और इसी बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये यहाँ जो बॉन्डिंग हुई है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हुई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ समझ सकते हैं आगे। एनायन एक प्लस में चेंज हुआ और एक कैटायन में चेंज हुआ और एक एनायन में। कम क्लोजर टू ईच अदर, और एक दूसरे के प्लस और माइनस क्या होते हैं, करीब आते हैं। एंड अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन देम, और उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। प्लस और माइनस होगा तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, और यही अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं
NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। कैसे NaCl का फॉर्मेशन होता है, जैसे Na का अगर जो आप लोग एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 11 पाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 पाएंगे। तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, 1, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। Cl क्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रॉन जो पीरियोडिक टेबल में स्थान है वो 17 पर है, 287 इसका होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1। तो यहाँ से Na के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है, तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली अवेलेबल कर देता है Cl को। जब से Cl को मिलता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 8 में। तो आप यहाँ लिख सकते हो 28, यहाँ की जो वैलेंसी होगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, माइनस किया, तो इसका क्या होगा, 28, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से। जबकि Cl का 1 इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो गया, 288, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है और 1 लेता है। तो Na हमारा यहाँ क्या है, मेटल है, और Cl क्या है, नॉन मेटल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जिसकी वजह से इस प्लस माइनस की वजह से इनके बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इनके बीच एक बॉन्ड बनेगी जो NaCl को आपस में बांधे रहेगी, और उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं MgCl2 का। Mg जो कि 12 में पीरियोडिक टेबल स्थान पर 12 पे है, 282 इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और Cl का आप जान रहे हैं 7, 2 2 4 2 6 1 7, जो कि लुईस डार्ट स्ट्रक्चर है, जो उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने को दिखाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Cl को दे दिया गया और दूसरे Cl को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, जिसकी वजह से Mg डबल प्लस में क्या बचे, 2 और 8। इसका आउटर मोस्ट शेल कितना रखा, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो Mg पे डबल प्लस आया, और एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इस पर 1 माइनस, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको लेने की वजह से इस पर भी 1 माइनस। तो दोनों प्लस और दोनों माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से MgCl2 का फॉर्मेशन होता है। ये दूसरा एग्जाम्पल था। इसी तरीके से हम लोग तीसरे एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे, और ये एग्जाम्पल है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में देख सकते हैं ऑक्सीजन 2 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, और Mg डबल प्लस और वो 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और MgO का फॉर्मेशन होगा। इनके बीच भी आयनिक बॉन्ड बनेगी, क्योंकि एक प्लस और माइनस के अट्रैक्शन से इनके बीच जो है बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ लिथियम ऑक्साइड भी देख सकते हैं। Li लिथियम तीसरे नंबर पे है, 2 1 और 2 1। मैंने बताया था लिथियम के जो डबलेट होते हैं उसी पे स्टेबिलिटी ये शो करने लगते हैं, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने पर भी ये स्टेबिलिटी शो करने लगते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दिए, ऑक्सीजन को डोनेट कर दिए, जिसकी वजह से 2 Li आया, 1 Li और 1 Li, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन को दिया, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ऑक्सीजन पे 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस और यहाँ पे 2 Li है, और जिसमें 1 1 प्लस होगा, तो दोनों प्लस दोनों माइनस को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और दोनों के अट्रैक्शन से Li2O का फॉर्मेशन होगा लिथियम ऑक्साइड का। तो इस तरह से हम समझ सकें कि नॉन मेटल और मेटल के बीच ही आयनिक बॉन्ड बनते हैं, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ही कारण आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इलेक्ट्रोवैलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बैलेंसी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर डिपेंड होती है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कंडीशन क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड बनने के, क्या क्या कंडीशन है जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। देयर आर फॉलोइंग कंडीशन विच इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे पहला नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिपेंड करेगा। जैसे मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और नॉन मेटल के केस में 5 6 और 7। अगर जो ऐसा चांसेस है मेटल और नॉन मेटल के बीच, ये मेटल होगा और ये नॉन मेटल होगा। ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन 6 को दे करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, और ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन इस नॉन मेटल को दे करके कंप्लीट कर सकता है। इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए जो होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल 1 2 3। मेटल में कितने होने चाहिए, 1 2 3 डॉट डॉट, और भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं। ओके,
4 से अबव नहीं हो सकते, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। मेटल में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और भी होता है लेकिन उसको हम वाइडली लेवल पे अभी हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। दूसरा चीज़, वेयर एज नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नॉन मेटल इज 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब 5, 6 या 7 नॉन मेटल में होंगे तभी आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के चांसेस हैं, कंडीशंस हैं। दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब मेटल्स के पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तब आयनिक बॉन्ड बन सकता है, और नॉन मेटल के पास 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरा हमारा जो फैक्टर है वर्क करता है, कंडीशन वर्क करता है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल को समझ लेते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम इज टर्म्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन, किसी भी एटम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? जैसे मानते हैं हम लोग इस सोडियम का कोई न्यूक्लियर लेते हैं, ये सोडियम का न्यूक्लियस है। सोडियम में आपको पता होगा कि 3 सेल होते हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर है 2, 8, 1। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप देख रहे हैं, आयोनाइजेशन मतलब आयन में चेंज करने के लिए। तो जब तक इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा तब तक आयन बनेगा नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो हम एनर्जी इस एटम को, इस गैसियस आइसोलेटम एटम को देंगे, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल मतलब बैलेंस सेल से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो हम एनर्जी उस एटम को देंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये एनर्जी हमारा क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो कहने का मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, एज अ बिहेवियर इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब मेटल की तरह वर्क करेगा। ओके, तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उतने चांसेस हैं आयनिक बॉन्ड बनने के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब तक निकलेगा नहीं कम एनर्जी पर तब तक उस पर प्लस चार्ज आएगा नहीं, और प्लस चार्ज जब तक आएगा नहीं तब तक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस नहीं है। ओके, जैसे आगे पढ़ सकते हैं आप लोग। फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लो। क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? लो। मतलब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ओके, बिकॉज लो वैल्यू ऑफ आईपी इंडिकेट मेटल। जब कम वैल्यू होगी तभी वो क्या होगी? मेटल। क्योंकि मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डोनर होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तभी हम मेटल कहेंगे। ओके, इजिली लूजेज इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और ये अपने जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे इजिली लूज कर पाए। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए। जैसे Na का स्ट्रक्चर है सोडियम का, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आसानी से लूज हो जाता है कुछ ही हीट देने पर, जिसकी वजह से ये बिहेव करते हैं मेटल की तरह। और इस पर जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो हमेशा क्या आता है? प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज आने पर आयंस का क्रिएशन हो गया। अब आयंस से ये प्लस चार्ज क्रिएशन हो गया, इसी तरह से माइनस चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो कोई ना कोई एटम इसको लेगा, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस हैं। तो कहने का मतलब अगर जो आयनाइजेशन, किसी भी एटम की आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है तो आयनिक बॉन्ड बना सकती है, और अगर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ से आपने ये चीज़ समझा। दूसरा चीज़ आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कोई मेटल है, उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होनी चाहिए? बहुत लो होनी चाहिए। मतलब उसमें से जो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं इस मेटल से, उसको कुछ एनर्जी देंगे, और वो एनर्जी क्या होगी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और ये लो होगी तभी जाकर के क्वार्टाइन का फॉर्मेशन होगा, मतलब मेटल का फॉर्मेशन होगा। ओके डियर, नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट रिवर्स ऑफ देखेंगे हम लोग। जस्ट रिवर्स ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है आपका क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ही क्लियर है कि किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन जब दिया जाए, गेन किया जाए, कोई एटम क्या करे? इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो उस गेन करने में वो एटम अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्योंकि आप पहले से खाना खाए हुए हो
और आपको कोई और खाना खाने को कह रहा है तो आप क्या करोगे, पहले एनर्जी को लॉस करोगे, इसके बाद ही खा पाओगे, मतलब थोड़ा सा दौड़ के आओगे, इसके बाद भोजन को करोगे, तभी आप क्या कर सकते हो, उस भोजन को एक्सेप्ट करते हो। इसी तरह से आपके एटम्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं उनके पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी में से अगर जो कोई और एनर्जी इसके अंदर आना चाहता है तो अपने अंदर से थोड़ी एनर्जी उसको क्या करना पड़ेगा, डिसबैलेंस, मतलब आपस के जो और जो लोग इसमें रह रहे होंगे, इसमें जो और लोग रह रहे होंगे वो आपस में झगड़ा करेंगे और जिससे वार होगा, और इस वार से इनकी एनर्जी लॉस होगी और इसमें थोड़ा सा स्पेस होगा और कोई तीसरा आकर के यहाँ पे रह पाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो एटम खुद एनर्जी निकालता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस एटम को एनर्जी देते हैं। ओके, नाउ व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन गैसियस आइसोलेटेड एटम, किसी गैसियस आइसोलेटेड में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ओके, एटम एनर्जी इज रिलीज्ड, वह एटम क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, नोन एज डेल्टा एच ई जी, एच फॉर एंथैल्पी, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जी फॉर गेन। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो एनर्जी निकलेगी उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी इंडिकेट दैट नॉन मेटल, मतलब जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो डेल्टा एच ई जी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, वो हमेशा नॉन मेटल की होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी निकलती है, नॉन मेटल की निकलती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तब तो नॉन मेटल हुआ। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तब तो एनर्जी निकलेगी, तब उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इंडिकेट दैट नॉन मेटल इजिली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, और अपने आप पे क्या करें, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से इजीली क्या कर सकें, अट्रैक्ट करें। और जब इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, एनायन में, एंड चेंज इन एनायन। कोई मान लेते हैं एक्स एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अचीव किया, और तो किस में चेंज हो जाएगा, एनायन में, और इसकी एनर्जी जो इसके अंदर से इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जो एनर्जी बाहर रिमूव होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रूप में होगी। ओके, तो यही चीज़ है, जैसे मान लेते हैं ये Cl है, इसका 2 है, 8 है और 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर जो एक्सेप्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो अपने अंदर से वो कुछ एनर्जी को बाहर एनर्जी क्या करेगा, रिमूव करेगा, और ये एनर्जी जब रिमूव करेगा तो ये किस फॉर्म में होगा, डेल्टा एच ई जी, इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा एच ई जी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा एच को हमेशा एंथैल्पी कहेंगे, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जी फॉर गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस तरह से यहाँ पे माइनस चार्ज का क्रिएशन होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे माइनस आएगा और अन्य पे क्या आएगा, प्लस, और इन दोनों के अट्रैक्शन से फिर से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही कहेंगे। तो कहने का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मेटल की होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होती है, मेटल की होती है, और वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन लॉस करने में एनर्जी हमारा क्या होना चाहिए, कम लगनी चाहिए। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होनी चाहिए, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन एक्सेप्ट हो जाए, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमको कम एनर्जी बाहर निकालनी पड़े। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन किसी एटम के पास होंगी तो उन एटम के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट टर्म इज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी को हम समझते हैं। लैटिस एनर्जी पहले किसे कहते हैं ये चीज़ समझें। जैसे प्लस और माइनस आपने क्रिएट कर लिया, जैसे यहाँ पे हम प्लस क्रिएट किया, एक्स माइनस क्रिएट किया, यहाँ पे मेटल्स है और ये क्या है, नॉन मेटल है, ये क्रिएट हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया एक्स को और एक्स ने क्या किया है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो अब इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होगा, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन होगा, इन अट्रैक्शन से भी क्या होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, तब जाकर के ये आपस में एक लैटिस बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक जालक बनाते हैं। एमएक्स मिलकर के आपस में क्या बनाएगा, एक लैटिस बनाएगा। तो इन दोनों के जो अट्रैक्शन होंगे, मतलब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इनके बीच से कुछ क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। उसी एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। ओके, इसको हम समझ सकते हैं बाय द डेफिनेशन। व्हेन कैटायन मतलब प्लस एंड एनायन मीन्स माइनस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल आयोनिक कंपाउंड। तो आप जानते हैं कैटायन और एनायन के मिलने से आयोनिक कंपाउंड ही बनेगा, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड क्रिएशन होंगे। तो जो आयोनिक बॉन्ड बनेगा 1 मोल, उसमें क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड।
जब ये बनेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, नोन एज लैटिस एनर्जी। जैसे मैंने बताया कि प्लस और माइनस आपस में जब भी जुड़ेंगे तो इनके बीच एक एनर्जी लॉस होती है, उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, जिसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ये चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए। नाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल यू फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयनिक कंपाउंड। ये स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए ही हम लैटिस एनर्जी होती है। वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी इंडिकेट दैट द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज मोर। जितने ज़्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगी, मतलब प्लस और माइनस के जुड़ने में जितनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल जाए उतनी ही हमको स्टेबल कंपाउंड मिलेगा। तो आपको पता ही होगा, जब स्टेबल जितने ज़्यादा कोई स्टेबल होता है, कोई दो एलिमेंट्स हैं स्टेबल तभी हो सकते हैं जब अपनी सारी एनर्जी क्या कर दें, खर्च कर दें, तभी हो जा करके स्टेबल होंगे। ओके, तो इस तरह से आपने समझा कि लैटिस एनर्जी क्या है। किसी भी कैटायन और एनायन के 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनने में जो एनर्जी रिलीज्ड होगी वही हमारी क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगला कुछ मैथमेटिकल पोर्शन है। जैसे ये प्लस कैटायन चार्ज है और ये माइनस है। मानते हैं इसके पास Q1 चार्ज है और इसके पास Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो R है। तो हम क्या मान सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगे होगा वो क्या होगा, Q1 इंटू Q2। मतलब Q1 का जो चार्ज होगा और Q2 का जो चार्ज होगा वो किसके डिवाइडेशन होगा, R स्क्वायर की। ठीक है, जो इनके बीच जो हमारा फोर्स होगा, जो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा, वो चार्ज ऑफ कैटायन इंटू चार्ज ऑफ एनायन अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस चार्ज को हम क्या कह सकते हैं, लैटिस एनर्जी भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके और इनके चार्ज का जो अट्रैक्शन होगा वो इनके बीच के दूरी पर ही डिपेंड करेगा, कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, U। मतलब जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कैटायन और एनायन के बीच, वो किस पर डिपेंडेबल है, उनके बीच जो डिस्टेंस होगा। ओके, और उसी को हम मिला जुला करके क्या कह देंगे, U लैटिस एनर्जी। मतलब जितने ज़्यादा दूरी होगी उतनी कम लैटिस एनर्जी होगी, जितने कम दूरी होगी उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी। मतलब फोर्स तभी अट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो F है, फोर्स है इन दोनों के बीच, वो किसके प्रोपोर्शनल है, Q1 इंटू Q2 को। लेकिन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो R स्क्वायर के। मतलब अगर जो इन दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, और डिस्टेंस अगर जो कम होगा तो फोर्स अधिक लगेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, F प्रोपोर्शनल टू U से क्या हमको